गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज अपने इस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के 10 लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन जजमेंट्स ने न केवल हमारे समाज में परिवर्तन किया, इवन टाइम टू टाइम ऐसे कानून को भी अस्तित्व में लाया जिनकी हमें समय समय पर आवश्यकता पड़ी। कुछ ऐसे पुराने रूल्स थे जिनको खत्म करने की कोशिश की और कुछ नए कानून जो है अस्तित्व में आए, कुछ नए नियम अस्तित्व में आए। आइए स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इन 10 जजमेंट्स के बारे में। देखो, ये जो जजमेंट्स हैं इनको मैं आपको डिटेल में ना बताते हुए मैं आपको ब्रीफ केस में समझाऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के माध्यम से किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, क्या नए कानून इन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के माध्यम से आई। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहला जजमेंट हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का केस है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो केस था, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने हैं, संशोधन करने हैं, तो आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक बार क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो हमारी प्रस्तावना है, क्या वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होती है? तो यस, हमारे संविधान की प्रस्तावना भी बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होती है, लेकिन उस प्रस्तावना में भी संशोधन किए जा सकते हैं, जो कि हमारा एक संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट संशोधन था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते थे। इस एक संशोधन ने, 42वें संशोधन ने हमारी प्रस्तावना में भी चेंजेस किए, वर्ड्स जोड़े गए थे, समाजवादी वर्ड जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया, अखंडता वर्ड जोड़ा गया, जो कि 1976 का संशोधन था। लेकिन बात क्या थी कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। सेम यही बात हमारे केशवानंद भारती जी के केस में बताया था। 1973 का ये केस था। इस केस में क्लियर किया था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इस निर्णय ने संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो प्रदान किया, लेकिन संविधान की मूलभूत संरचना में परिवर्तन को प्रतिबंधित किया। तो अगर प्री का क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा केस हमारा इंपॉर्टेंट है, तो केशवानंद भारती के केस में हमें बताया था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाद सेकंड जजमेंट की अपने बात करते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस है। इस मेनका गांधी की गई थी अपनी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, मतलब आर्टिकल 21 की बात कर रही हूँ। इस केस में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई थी। कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट किया कि केवल विधिक प्रक्रिया का पालन ही पर्याप्त नहीं है, वह प्रक्रिया उचित, न्याय संगत और तर्क संगत भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो व्यक्ति उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के प्राणों को हरना है, तो वो विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। अदरवाइज राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट काउंट होता है। तो मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 21 के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, जो कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इस वाद में क्लियर ये किया था कि जब वर्क प्लेस पे जो फीमेल्स होती है वो सेव नहीं होती है, उनके साथ यौन उत्पीड़न के मामले बहुत बार सामने आने लगे। इस केस में जो वर्क प्लेस पे फीमेल काम करती है, उनके लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट जारी किया गया था। यौन उत्पीड़न से उनको क्या दिया गया था? संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इस केस में डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम किस केस में पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में बताया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? महिलाओं की
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु गाइडलाइन भी जारी की और कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40, 19, 21 के तहत महिलाओं को गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने पर भी बल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद एक 2013 का एक्ट जारी किया था, यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम, जो कि फीमेल्स के वर्क प्लेस पे प्रोटेक्शन की बात करता है। इसके अलावा इस जो कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न के रोकथाम थे उसके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन दी गई थी, जैसे कि इस प्रकार का अगर कोई मामला होता है तो उसके लिए जो जांच प्रक्रिया है वो निष्पक्षतापूर्ण की जानी चाहिए, सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात करता है, और तो और जागरूकता कार्यक्रम टाइम टू टाइम किए जाने चाहिए, इस बारे में बात करता है, पहचान की प्रक्रिया और रिपोर्टिंग तंत्र की बात इसमें की गई थी। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, शाहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में कहा था कि जो मुस्लिम फीमेल्स है उनको भी मेंटेनेंस दिया जाएगा। जब अपने सीआरपीसी पढ़ते थे, मेंटेनेंस पढ़ते थे 125 में, तो वहां पर 125 में मेंटेनेंस हर एक रिलीजन की फीमेल क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, चाहे वो हिंदू धर्म से है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से है, या किसी भी अदर रिलीजन से बिलोंग करती है। तो ये केस में मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस के राइट के बारे में बात की गई थी। इस केस में मुस्लिम फीमेल को मेंटेनेंस का राइट दिया और कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि 125 सीआरपीसी जो कि मेंटेनेंस की बात करती है वो हर एक रिलीजन की फीमेल्स पर एप्लीकेबल होगा। और इसके बाद ही, इस केस के बाद ही मुस्लिम विवाह तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, और जिसको कि एक सीमित प्रभाव तक पारित किया, मतलब कि उस एक्ट को लिमिटेशन पे रख दिया, लिमिट्स पे रख दिया कि ये एक्ट सिर्फ इन्हीं लिमिट्स तक लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार की कानूनी स्थिति, मतलब एक मुस्लिम रिलीजन की फीमेल भी क्या कर सकती है, सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट की बात करते हैं, नलसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में ट्रांसजेंडर को, मतलब कि जब हम आईपीसी या बीएनएस पढ़ते थे वहां पर जेंडर की बात करते थे तो मेल और फीमेल ही पढ़ते थे, लेकिन अब जब अगर आप नया कानून देखोगे तो नए कानून में जेंडर में मेल फीमेल के साथ साथ एक उभयलिंगी, जिसे इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहते हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया। अगर कोई ट्रांसजेंडर भी इस तरीके का कोई भी ऐसा अपराध करता है जो बीएनएस की श्रेणी में आता है, देन उसके ऊपर भी बीएनएस एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में ट्रांसजेंडर पर्संस को भी क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी कि इसमें तीसरे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने इनकी लैंगिक पहचान को आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स भी प्रदान किए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ट्रांसजेंडर पर, नलसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके बाद बात करते हैं के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। के एस पुट्टास्वामी के केस में प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है कि निजता का अधिकार कौन से वाद में चर्चा की गई थी, निजता के अधिकार की, तो के एस पुट्टास्वामी के केस में की गई थी। 2017 का केस है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, मतलब हर एक व्यक्ति को निजता का अधिकार है, वो अपनी प्राइवेसी खुद रख सकता है, खुद मेंटेन कर सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रेजेंट में जो भी हम डिवाइसेस चलाते हैं, फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, पीसी चलाते हैं, उसमें हमारी लाइफ का पर्सनल बहुत सारा डाटा होता है, लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है हमारे फोन को भी क्या कर रही है, ट्रैक कर रही है, अपनी हर एक डिटेल गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो क्या ये हमारी राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन नहीं है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के इस 2017 के जजमेंट का वॉयलेशन नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो ये के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, ठीक है।
इसके बाद में कहा कि ये जो आधार और डिजिटल निगरानी नीतियों के संदर्भ में ऐतिहासिक जजमेंट बना और यह नागरिकों की सूचना सुरक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी क्या करता है, संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। तो राइट टू प्राइवेसी में इसमें सामाजिक प्रभाव, निजता का अधिकार, संवैधानिक आधार और न्यायिक व्याख्या भी इसमें की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसके बाद बात करते हैं सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में मुस्लिम कानून के अंदर जो ट्रिपल तलाक, 3 तलाक की बात करता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये जो मुस्लिम लॉ में 3 तलाक, 3 तलाक के जो प्रावधान थे इनको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। इस तरीके का कोई भी प्रोविजन अब वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है कि इस फैसले में कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कोर्ट ने इसे मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण 2019 को क्या किया, पारित किया गया था। तो सायरा बानो का केस ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद बात करते हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट 2018 का है, एलबीजीटी कम्युनिटी के बारे में बात करता है। इस केस में जो समलैंगिकता है उसको क्या कर दिया था, लीगल डिक्लेयर कर दिया था, उसको क्या दे दी थी, कानूनी रूप से वैधता प्रदान कर दी गई थी। इस केस में आईपीसी का एक सेक्शन था 377 जिसको पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और जो एलबीजीटी कम्युनिटी है उनको क्या कर दिया, मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया। एलबीजीटी कम्युनिटी क्या होती है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर क्वेश्चनिंग, ठीक है। इस तरीके की कम्युनिटी या इसके अलावा इसके जैसी कोई अदर कम्युनिटी है तो उनको भी मौलिक संरक्षण प्रदान किया था कि कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा और एलबीजीटी कम्युनिटी समुदाय को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की। इस कोर्ट में लैंगिक पहचान और यौनिक अभिव्यक्ति के अधिकार को भी क्या दी, मान्यता प्रदान की थी। तो नवतेज सिंह का केस भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अयोध्या विवाद था 2019 का, आप सभी वाकिफ हो गए इस जजमेंट से। अयोध्या के केस में क्या हुआ था कि जो प्रॉपर्टी थी राम जन्मभूमि जो कि हिंदू पक्ष को दे दी थी और इसके अलावा मुस्लिम जो पक्ष था उसको 5 एकड़ भूमि क्या कर दी थी, दी गई थी कि कोर्ट ने ऐतिहासिक तथ्यों और पुरातात्विक साक्ष्यों पर, विधिक साक्ष्यों के आधार पर राम जन्मभूमि स्थल को क्या किया, हिंदू पक्ष को सौंप दिया था और मुस्लिम्स के लिए क्या किया था, उनको 5 एकड़ भूमि प्रदान की गई थी और ये धार्मिक विवादों से संबंधित है। इसकी ये केस भी 2019 का बाबरी मस्जिद का केस भी कह सकते हैं, राम जन्मभूमि का वाद भी इसको कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस, लास्ट केस आज का, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह वर्सेस भारत संघ। ये केस 2020 का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के स्थायी कमीशन का अधिकार बात करता है, मतलब कि फीमेल्स को भी एक स्थायी तरीके का क्या दिया जाना चाहिए, कमीशन दिया जाना चाहिए। जैसा कि फीमेल्स जो है सेना में होती है, सेना में जो फीमेल्स काम करती है उनको भी क्या किया, स्थायी कमीशन देने की बात इस केस में की गई थी। और तो और कोर्ट ने लैंगिक समानता और सैन्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया और फीमेल्स के राइट्स को इसमें और भी क्या किया, बढ़ाया गया था। तो ये सीनियर एडवोकेट इंदिरा गांधी का केस भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के 10 लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताया है, ये आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। और तो और इससे पहले आपने ऐसा कौन सा जजमेंट है जिसके बारे में आपने नहीं सुना, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और किस जजमेंट को आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं उस जजमेंट के बारे में आप मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि अपने नेक्स्ट क्लास में उस जजमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपनी यूट्यूब पे भी एक BNSS की और मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है, जो कि 59 रुपीज की मेंबरशिप है। अगर आपने अभी तक उस 59 रुपीज की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और उसके ढेर सारे फायदे आप उठाइए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।